यूएसए और इंडिया के बीच में जो एक कोई अलग ही बातचीत शुरू है। पहले तो यूएसए ने हमारे भारत के ऊपर जो है 50% जो आयात शुल्क जो है वो लगाकर जो है हमारे जो इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट होती है उसके ऊपर बहुत गहरा असर डाला है। और उसी तरह से अभी वो ये भी नहीं चाहता है कि हमारे इंडियंस वहां पे जाकर पढ़े और उसी तरह से वहां पे रहकर रोजगार कमा सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो अमेरिका में डोमिसाइल लागू कर दे। जी हां, डोमिसाइल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी भारतीय वहां पे जाकर जो है अमेरिकन की जॉब खाए, और इसीलिए उन्होंने एक सहारा लिया और उसी एक सहारे का नाम है H1B वीजा। बहुत सारे कंट्रीज और वहां पे पावरफुल जितने भी नेता है इस H1B वीजा को अमेरिका का एक अंदरूनी हथियार भी मानते हैं। कैसा है यह हथियार, क्या इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ने वाला है, और उसी तरह से किस तरह से हमारे इंडियन इकोनॉमी को इसका फायदा भी हो सकता है, यह बात मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे टैलेंटेड बंदे हैं, जितने भी हमारे टैलेंटेड जो ब्रेन्स है वो लेकर गया है अमेरिका। यहां पर आप सभी के चेहरे देख सकते हो, हर चेहरे को आप पहचानते हो, पर अमेरिका अभी नहीं चाहता है कि ये टैलेंटेड बंदे वहां पर जाए, वहां पर अमेरिकन लोगों की भाई साहब वो जॉब खाए, और वो नहीं चाहता है कि वहां पर और इंडियंस आए और हमारी इंडियन इकोनॉमी की वो वाट लगाना चाहता है। सिंपल सी बात है। तो किस तरह से ये सभी चीजें बदल रही है, और इनको मैं मजदूर भी बोल रहा हूं, पता है क्यों, और इनको एलियंस भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये एलियंस ऐसे हैं जो अमेरिका में जाकर अमेरिकन की भाई साहब जॉब खाने वाले हैं, वहां पे अपना सेटलमेंट कर लेंगे और वहां से पैसा हमारे भारत में भेजेंगे। ठीक है, ये किस तरह से चक्र पूरा चलता है, पूरे साइकिल के ऊपर बात करते हैं। पर इनको मैंने एलियंस क्यों बोला, ये मैंने नहीं बोला है जी, ये मैंने नहीं बोला है। एक व्यक्ति है जिनको हम कैरोलिना लिविट के नाम से जानते हैं। ये कौन है जी, ये 36 व्हाइट हाउस प्रेस की सेक्रेटरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छा उन्होंने एक सेल्फी भी निकाली, और वहां पे देख पा रहे हो ट्विटर के ऊपर कैसे है। उन्होंने ये बोला है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सस्पेंडेड द एंट्री ऑफ सर्टन एलियंस। क्या बोला है, सर्टन एलियंस, माने कि अमेरिका में जाने वाले जो भी इंसान होते हैं वो एलियंस होते हैं। भाई ये इंसान है, हम लोग एलियंस हैं। और उसी तरह से जैसे कि अभी बात चल रही थी, आप सभी को बताया कि H1B वीजा के बारे में जो है बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन पहले तो दी थी कि हर 3 साल में आपको जो है पहले 6 लाख रुपए भरना पड़ता था, पर अभी हर साल जो है लगभग आपको $1 लाख, कहने का मतलब होता है लगभग 88 लाख रुपया हर साल भरना पड़ेगा। ऐसे पहले तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। इसके बाद पूरे इंटरनेट पे बवाल मच गया, और इसके बाद ये जो हमारे कैरोलिना लिविट है इनके और से ही एक और ट्वीट निकल कर आया जिससे सभी लोगों को थोड़ी सी राहत तो मिल गई है। ठीक है, राहत ये मिली है, उन्होंने ये बोला है कि इट इज नॉट अ एनुअल फी, ये कोई जो है 1 साल की फीस नहीं है। उन्होंने ये क्लियर करते हुए बोला है कि जो H1B वीजा जिन्होंने पहले से हायर करके रखे, माने जिनके पास पहले से ही H1B वीजा में जो है पहले से अमेरिका में काम कर रहे, उनको कोई अलग से चार्जेस नहीं भरने पड़ेंगे। पर हां, अगर कोई व्यक्ति 21 सितंबर 2025 के बाद अगर वहां पे अप्लाई करता है, उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट भी बताया था, अभी डेट उन्होंने फिक्स नहीं की, पर बता रहा हूं आपको, उसके बाद अगर वहां पे अप्लाई करता है तो उनको लगभग 3+3 माने कि टोटल 6 साल के लिए जो है $1 लाख भरना पड़ेगा, माने कि 88 लाख रुपीस भरना पड़ेगा, वो भी एक ही किस्त में। माने कि वहां पे जाना है तो पहले टिकट का पैसा भरो, उतना भरने के बाद जो वहां पर आप रोजगार पा सकते हो, यह कहना है हमारे कैरोलिना लिविट जी का। अब यहां पे जो पुराने बंदे हैं जो वहां पर पहले से काम करे उनको थोड़ी सी राहत तो मिल गई, ठीक है, हमारा ऊपर जो है ज्यादा नहीं है, पर आने वाले समय का क्या, आने वाले फ्यूचर का ये बात जो है हमारे ओर में घूमती है। तो चलिए जानते हैं कि H1B वीजा एक्चुअल में होता क्या है, किस तरह से कोई भारतीय जो है वहां पे जाकर काम कर सकता है, क्या सब प्रोसेस होती है, और किस तरह से ये H1B वीजा हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी असर डाल रहा है, इस बात के ऊपर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। सभी लोग आखिर तक बने रहेगा। पर इसके बारे में जानने से पहले जो है आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप बीपीएससी और कोई भी शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हो तो बीपीएससी के ऊपर खास तौर पे आपको 80% का मां ऑफर दिया जा रहा है। और अगर आप चाहते हो कि सर ये 80% से भी ज्यादा ऑफर मिल सकता है क्या,
बिल्कुल मिल सकता है। वहां पर आप जो है केपी मैक्स इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। किसका? केपी मैक्स इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। वहां पे आपको मैक्सिमम मान के 80% से भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप शिक्षक बनने की तैयारी आराम से हमारे साथ कर सकते हो। ठीक है, और तो इसके बारे में बात करते थोड़ा अभी H1B वीजा के बारे में। अब यहां पर देखो क्या लिखा गया है, H1B वीजा फीस हायर देन द एनुअल सैलरी ऑफ द मोस्ट H1B वीजा होल्डर। ये पुरानी बात है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि कुछ लोग वहां पे जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी भी जितनी नहीं है उससे भी ज्यादा फीस जो उसको एक साल में भरनी पड़ेगी। और उसी तरह से जितने भी हमारी जो आईटी कंपनीज है, जो यूएसए प्रोजेक्ट लेकर जो है बहुत कम दाम में जो है इंडिया में जो है उसको बनाकर जो है वहां पे सेल करती है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, इनके उस ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। पर अभी क्या हुआ है जो मैंने बताया है कि H1B ये जो हमारा वीजा है इसमें चेंजेस करने पर क्या है H1B वीजा, चलो बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि H1B वीजा जो होता है एक्चुअली उन एम्प्लॉयज को देना चाहिए। देखो यहां पे क्या लिखा है, ये पूरे वो वर्ड्स है जो स्पेशली एक ऑथेंटिक सोर्स से हमने निकाले हैं। यहां पे सीधा लिखा गया है कि वर्कर्स, क्या लिखा गया है? वर्कर्स। मान कि जो भी एक व्यक्ति फॉरेन से आता है, मान कि अमेरिका के लिए फॉरेन क्या हो गया, बाकी सब कंट्री फॉरेन हो गए, ठीक है। फॉरेन से अगर अमेरिका में जा रहा है तो उसे वर्कर कहा जाएगा, उसे मजदूर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मजदूर बोलेंगे। और मजदूर कैसा होगा? मजदूर ये होगा कि मान लीजिए उसे एक हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइज्ड है, नॉलेजेबल है और लिस्ट बैचलर ऑफ डिग्री उसकी कंप्लीट है, ये सभी चीजें उसके पास अगर है तो ये मजदूर जो है अमेरिका में जाकर काम करने के लिए एक परमिशन दिया जाता है, उसे हम H1B वीजा के नाम से जानते हैं। और यहां पे मजदूर देख पा रहे हो आप, मजदूर कैसे दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरह से आप पे यह भी दिखा गया है कि ये H1B वीजा जो होता है पहला जो है वह 3 साल के लिए जो है 3 साल के जो है वैलिड होता है। अगर आप 3 साल वहां पे रह रहे हो, 3 साल कुछ भी कर रहे हो तो अभी से 3 साल जो है आप वहां पे रहकर सब काम कर सकते हो। पर अगर लगा आपको कि ये 3 साल इनसफिशिएंट है, मुझे और ज्यादा चाहिए, तो ये 3 साल के आप 6 साल तक जो है इसे एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, 6 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो, माने कि आप कर सकते हो। और ये 6 साल कंप्लीट होने के बाद अगर आपको लगा कि भारत जाकर क्या करेंगे, भारत में क्या है, गरीबी है, गरीब लोग हैं, छोटे छोटी इमारत है, गलियों में से जाने के लिए रास्ता नहीं है, अमेरिका में देखो कितनी खुशहाली है, अगर आपके दिमाग में ऐसा अगर विचार आता है तो वहां पे रहकर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रीन कार्ड माने कि वो होता है जो वहां पे परमानेंट रेसिडेंसी आपको मिल जाती है। और जो मैंने पहले जो मजदूर दिखाए थे ना, बड़े बड़े दिमाग वाले, ये सभी ग्रीन कार्ड वाले हैं। ये कभी नहीं बोले कि आई एम एन इंडियन, वो बोलेंगे कि हम अमेरिकन हैं, उनको गर्व महसूस होता है। और हमारे कई और भी भारतीय हैं जिनको इंडियन कहने से अच्छा जो अमेरिकन है ये कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे भारत से यूएसए बहुत बड़ा है। ठीक है, हाँ चलो यहां तक तो H1B आपको समझ में आ गया इसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सर एनुअल कैप क्या होती है। सर एनुअल कैप के मतलब क्या है? एनुअल कैप का मतलब ये होता है देयर इज अ स्टैट्यूटरी लिमिट ऑन हाउ मेनी न्यू H1B वीजास आर इशूड ईच फिस्कल ईयर। माने कि जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं इसमें एक साल में कितने ये वीजास देने हैं, इसके ऊपर एक लिमिट रखी गई है अमेरिका की ओर से। ये होती है लगभग जो है 65,000 वीजा जो है वो एक साल में देते हैं, जो जिसे हम रेगुलर कैप में बोलते हैं। पर उसी तरह से अगर मान लीजिए जो व्यक्ति फॉर अ पीपल विथ यूएस मास्टर्स डिग्री और द हायर एजुकेशन और एडवांस डिग्री एक्सेप्शन अगर उनके है तो ऑब्वियस है 20,000 उनके लिए जो सब आरक्षित रखे जाते हैं, उनके लिए रिजर्व रखे जाते हैं। माने कि कुल मिलाकर ये टोटल जो बनता है आपका आंकड़ा लगभग 85,000 लोगों को जो है हर साल हमारा यूएसए जो है भारतीय लोगों को वहां पर बुलाता है, उनसे मजदूरी करवाता है। यहां तक समझ में आ गया? एनुअल का कितना है? लगभग 65,000 लोगों को। और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि भारतीयों को लगता है कि भारत में रोजगार नहीं है। और ये सच्चाई भी है, मैं इसे नहीं झुटलाना चाहूंगा कि भारत में रोजगार की बहुत कमी है। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आप कौन सी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और कितने साल से राह देख रहे हो, क्या हालत बनी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि क्या करना है। ठीक है, चलो फिर बोलते हैं कि सर पीरियड कितना रहेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको
कि H1B वीजा पाने के बाद जो है आपको इनिशियली 3 इयर्स के लिए जो है आप वहां पे रह सकते हो, अपना काम कर सकते हो, बाकी सब चीजें कर सकते हो, मौज मस्ती और एजुकेशन और जितना भी रोजगार है भाई साहब वहां पे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। पर इसके बाद जो है उसको फिर से आप 30 साल के लिए बढ़ाकर जो है 6 साल तक बढ़ा सकते हो, ठीक है, 6 साल तक बढ़ा सकते हो। ये हमने अभी अभी इसके ऊपर बात की। पर अगर हमें 6 साल से भी ज्यादा का अगर एक्सटेंशन चाहिए, उसके लिए कुछ कंडीशंस वहां की होती है, उनको फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद जो है आपको ग्रीन कार्ड भी इसमें मिल सकता है, अगर बाकी सब चांसेस अगर अच्छे रहे, सभी कंडीशन अगर अच्छी रही। बाद में मैं बात सबसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा कि इसका हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या असर होने वाला है। ये H1B वीजा जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो है एक तीर की तरह इस्तेमाल किया है हमारे इंडियन इकोनॉमी को नीचे गिराने के लिए। पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे भारतीयों ने, हमारे पॉलिटिशियंस लोगों ने अगर जिस तरह की कंडीशंस अमेरिका में है बिजनेस करने के लिए, एजुकेशन करने के लिए, बाकी सब चीजें करने के लिए, अगर वो कंडीशन यहां पे फिजिबल हो जाती तो ऑब्वियस है ये हमारे लिए बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि जो नए व्यक्ति आ रहे हैं वहां पर उनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि वो चाहता है कि अमेरिकन को ट्रेन कर कर जो है वो कंपनी में लगाए, उनको हम रोजगार दे, बाकी लोगों को वो देना नहीं चाहता। तो ऑब्वियस है इसके वजह से वहां पे जो आईटी कंपनीज होती है उनको हमारे भारतीय लोगों को रोजगार देना भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि सिंपल सा एक उदाहरण बताता हूं, मान लीजिए मैं अब नया नया एक अभ्यर्थी हूं, मैंने अभी अभी सब कुछ कंप्लीट किया और वहां पे जाकर रोजगार करना चाहता हूं, तो उस आईटी कंपनी को पहले मेरे वीजा का लगभग 88 लाख रुपए जो है उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। माने कि मेरी सैलरी अगर 1 साल के अंदर मान लीजिए 1 करोड़ रुपया के ऊपर भी अगर होती तो वो भी मुझे कम पड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे 88 लाख रुपए जो है मुझे साल के देने पड़ेंगे। और बचा कितना बचा है भाई साहब? 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपए तो भाई साहब 2 महीने में 3 महीने में आपका खत्म हो जाएगा यूएसए के हिसाब से। तो ये जो हमारे एक फायदा हो सकता है हमारे इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि वहां के हमारे जो ब्रेन है, इसे एक ब्रेन ड्रेन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे भारत के लिए अगर वैसी कंडीशन पैदा होती है। और एक बात कहना चाहूंगा यहां पे, हमारे आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर, हमारे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और जो रेमिटेंस होता है, कि धन प्रेषण जो होता है, इसके ऊपर क्या क्या असर होने वाला है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा री एमिटेंस के ऊपर। सब लोग ध्यान देंगे, अगर मैं जो टाइम्स ऑफ द हिंदू का एक न्यूज़पेपर का कट है और उसी तरह से ये जो इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रिलीज की गई थी। यहां पर आप देख पा रहे हो हमारे भारत ने लगभग जितना भी पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल रेमिटेंस आता है 2024 में लगभग 14.3% ग्लोबल का था और ये चाइना से भी ज्यादा था। चाइना में केवल 5.3% ही आया था। सर ये धन प्रेषण होता क्या है? सब लोग ध्यान देंगे, जैसे कि मान लीजिए मुझे यूएसए में जॉब लग गई, मैं यूएसए में चला गया, वहां पे पैसा कमाऊंगा, पर मेरी फैमिली, मेरे लोग तो भारत में ही है ना। मैं क्या करूंगा, वहां से जो डॉलर है वो भेजूंगा, मैं भारत में भेजूंगा, इंडिया में भेजूंगा। तो वहां से यूएसए में काम करने वाले जो अपने जो लोग हैं वो हमारे भारत में जो पैसा भेजते हैं उसको हम धन प्रेषण के नाम से जानते हैं, री एमिटेंस के नाम से जानते हैं। ये समझ में आ गया? और ये हमारे टोटल इकोनॉमी का, हमारे टोटल जीडीपी का लगभग कितना था ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखो, ये आंकड़े जो है सभी हमारे, आप देख पा रहे हो, एक ऑथेंटिक रिसोर्सेज लिए गए हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो, अगर फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 की बात करता हूं तो यहां पर लगभग 135.46 बिलियन डॉलर, इतना बड़ा रेमिटेंस जो है हमारे भारत ने 2024-25 में हासिल किया है, जो हमारे टोटल इसका जो लगभग 14.3 इंक्रीज के साथ बढ़ा है। और उसी तरह से आपको बता दूंगा, ओवर 10% ऑफ ग्रॉस करंट अकाउंट इनफ्लोज, माने कि इतना बढ़ रहा है जो 1 ट्रिलियन से भी आगे जाने की संभावना दर्शाई जा रही है 2025-26 के अंत तक। और ये हमारे ग्लोबल, माने कि हमारे जीडीपी का लगभग 3.52% है। ये 2023 का आंकड़ा है और ऑब्वियस है ये रेमिटेंस जो है भाई साहब और बड़ा है, ये लगभग जो है 3.6 के आसपास पहुंच गया है अभी 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से।
ये सभी बातें आपको ध्यान रखना, माने कि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है हमारे जीडीपी के ऊपर, और ये कम हो जाएगा, ये घट जाएगा, क्योंकि अभी नया बंदा अगर वहां पे जाता है तो उसे जो है 6 साल के पहले 88 लाख रुपए पहले भरने पड़ेंगे, उसके बाद वो वहां पे काम करेगा। इसके बाद ब्रेन ड्रेन, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए यहां से कोई एक होशियार जो व्यक्ति है वो यूएसए में जाकर काम करना चाहता है, पर उसके पास पैसा नहीं है, पर उसे अगर हमें भारतीयों ने पकड़ लिया, उसका अगर हम इस्तेमाल ढंग से कर पाए, तो ये ब्रेन ड्रेन जो अमेरिका में जा रहा है, जो भारत में पढ़ता है, भारत में पलता है, बढ़ता है, पूरा एजुकेटेड होता है, सब कुछ भारत में कर लेता है, पर जाकर अपना नॉलेज वहां पे डालकर आता है ना, उसे ही ब्रेन ड्रेन थ्योरी बोली जाती है। इसे हम रोक सकते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने चाहा तो हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे हम कई गुना तेजी से कर सकते हैं, अगर हम इसे रोक पाए। और उसी तरह से हमारे जितने भी आईटी सेक्टर्स में जितना भी स्केल डेवलपमेंट और बाकी जितने भी चीज हो रही है, क्योंकि एक बात तो आपको यह मानना पड़ेगा कि आईटी सेक्टर में जिस तरह से हमारा भारत अभी डेवलप्ड हो रहा है, यूएसए डेवलप्ड हो चुका है, वो हमसे कई गुना आगे है। तो ऑब्वियस है यहां से बंदा अगर कोई वहां पे जाके पढ़ लिखता है, बाकी सब चीजें कर लेता है, तो उसका डेवलपमेंट, उसका स्किल जो है हमसे कई गुना ज्यादा रहेगा। और वही अगर भारत में वापस आता है तो ऑब्वियसली वही स्किल वो हमें अपने दोस्तों को पढ़ाएगा, वो कुछ इंस्टीट्यूट खोल सकता है, बाकी लोगों को पढ़ाएंगे कुछ। माने कि इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये H1B वीजा के वजह से अगर भारतीय वहां पर नहीं जाता है, तो ना हमारा रेमिटेंस का नुकसान हो रहा है, बल्कि स्किल डेवलपमेंट और हमारी जो आईटी एंड आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। बस यहां पे एक फायदा हो सकता है कि अगर उस ब्रेन को हमने रोक दिए तो इंडिया जिस तेजी के साथ अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पाने में सक्षम दिख रहा है, ये जल्दी ही 6 to 7 ट्रिलियन को पाने में आसानी से आगे बढ़ जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि भारत की उस कंडीशन को भारत सुधार सकता है? क्या आपको लगता है कि भारत ऐसा कर पाएगा कि उस ब्रेन को रोक पाए? क्या आपको लगता है? क्या आपके विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और इसी के साथ और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन पाने के लिए टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अब आगे बढ़ते रहेंगे और आप अपनी एग्जामिनेशन पास करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।